नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां एक तरफ कई विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मिशन 2024 में पूरी तरह से जुटी हुई है। इस बार बीजेपी पार्टी के उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान भी चला रही है। बीजेपी के इस महा अभियान के तहत मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जा रहा है। बीजेपी ने इस अभियान को 30 जून तक खत्म करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि अभियान के दौरान कुछ नेताओं की लापरवाही भी सामने आई। अब बीजेपी ने इसकी सीमा 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि आलाकमान इस अभियान को बेहद गंभीरता से ले रहा है और नेताओं पर अपनी नजर बनाए हुए है। पार्टी के 25 से 30% नेता ऐसे हैं जिन्हें पार्टी संगठन की तरफ से इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई है। इन नेताओं के टिकट पर भी संकट मंडरा रहा है। वहीं वहां जनसंपर्क अभियान को देख रहे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भी सांसदों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उनकी तरफ से पार्टी की बैठक में कहा गया कि कुछ सांसदों की वजह से अभियान को आगे ठीक से नहीं बढ़ाया गया है। अब ऐसे नेताओं का टिकट संकट में आ सकता है। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो 2019 में जीते थे या हार हुई सीटों पर भी बीजेपी जो है प्रत्याशी को बदलने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं इसको लेकर हमारे सहयोगी निकिता सरीन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी सांसदों की जो स्क्रीनिंग है वो शुरू हो गई है और खुद इसकी मॉनिटरिंग जो स्टेट प्रेसिडेंट के साथ साथ अगर बात करूं नेशनल प्रेसिडेंट की जेपी नड्डा तो वो कर रहे हैं। आपको ये बताते चले कि जो जनसंपर्क अभियान की तिथियां हैं उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि कई ऐसे विधायक और सांसद थे जिनका काम निराशाजनक था और ये जो सारा काम है यही कहीं ना कहीं सांसदों के टिकट को जो दिलाने में वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। आपको ये बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान में ज्यादातर सांसदों की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। इन्फ्लुएंस मीट के साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं हो पाई हैं। लोकसभा चुनाव अभी फिलहाल दूर है लेकिन कई सांसद के जो टिकट हैं उनके संशय के जो बादल हैं वो फिलहाल उन पर मंडरा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कानपुर के जो सांसद है सत्यदेव पचौरी 75 पार होने के कारण टिकट की रेस से बाहर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति का सामना बरेली के सांसद संतोष गंगवार को भी करना पड़ सकता है। वहीं प्रयागराज सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी इस बार कट सकता है। कई ऐसे नाम हैं। सूत्रों का इनफैक्ट ये भी कहना है कि हारी हुई सीटें और अपना दल निषाद पार्टी के साथ गठबंधन साथियों रालौद और राजभर की पार्टी सुभाषपा के गठबंधन तय होने के बाद वहां के जो टिकट हैं वो भी बदले जाएंगे और हारी हुई सीटों पर 14 सीटों के जो प्रत्याशी हैं नए उनको उतारने की भी भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। तो फिलहाल इस बार जो बात हो रही है और सूत्रों के हवाले से ऐसा भी कहा जा रहा है कि 30% ऐसे सांसद हैं जिनका इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बीजेपी के सभी सांसदों से सरल ऐप के जरिए पूरे जनसंपर्क अभियान का डेटा साझा करने के लिए कहा गया। इसके अलावा उन्हें एक फॉर्म भरकर भी बीजेपी ऑफिस के दिल्ली में जमा करना था। इसके बाद भी जब इनकी जांच की गई तो सांसदों की रिपोर्ट में काफी झोलझाल मिली। रिपोर्ट में कमियों के चलते बीजेपी ऐसे सांसदों का टिकट काटने का विचार कर रही है। इसके अलावा उम्रदराज सांसदों और विवादों में रहे सांसदों का भी टिकट कट सकता है। बीजेपी समीक्षा के साथ ही टिकट देने का फार्मूला भी तय करने में जुटी है। कई बीजेपी सांसदों पर संकट बरकरार है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों की स्क्रीनिंग हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस स्क्रीनिंग को कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कई ऐसे जो सीट हैं उनको लेके जो है उनकी पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 12 से 14 ऐसी सीटें हैं जिनकी पहचान की गई है, जिनको बहुत कमजोर श्रेणी में माना गया है और उस पे भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो सांसद जो विवादों में रहे हैं उनको लेके भी भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि ऐसे सांसदों, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जिनकी
छवि स्वच्छ हो। खास तौर पे ये भी है कि जो सहयोगी दल हैं जिनको टिकट दिया गया है, जैसे अपना दल है या निषाद पार्टी है, उनके साथ भी बातचीत के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर उनके सांसदों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होगा तो उनके लिए भी संकट की तलवार लटक जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे नए दलों के साथ गठबंधन करने में जुटी है जिससे उसको चुनाव में फायदा हो। खास तौर पे दो पार्टियों का नाम फिलहाल इस समय चर्चा में है। एक तरफ राजभर की पार्टी सुभाषपा का नाम है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की भी बात हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो है सुभाषपा के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की मुलाकात हुई है, उससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी निकिता जुड़ी हैं और पकौड़ी लाल कोल सांसद जो कि सोनभद्र से हैं वो भी जुड़े हैं। पहले निकिता, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड आपने दिखाई है उसके जरिए क्या रिपोर्ट है पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर, अगर हम क्या करें, कितनी सीटों की पहचान की गई है जो कमजोर श्रेणी में है? पकौड़ी लाल कोल अपना दल से आते हैं, क्या पकौड़ी लाल कोल और अपना दल के साथ जो गठबंधन है उसमें कितनी सीटों की मांग इस बार करेंगे? निकिता, पहले आपके पास चलते हैं, फिर हम सांसद जी क्या चलेंगे। निकिता, बताइए। वो जमीनी लेवल पर दिख रही है और अभियान से लोकसभा चुनाव आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है और यही वजह है कि 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान की तारीखें रखी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारी खामियां ऐसी हुई। यही एक वजह है कि विस्तारकों की बैठक हुई जब स्टेट प्रेसिडेंट के साथ धर्मपाल जी ने ली थी, उसमें भी खामियां पाई गई कि कई जगह जो टिफिन बैठक होनी थी वो नहीं हो पाई, कई ऐसी जगह थी जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो नहीं हो पाई, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जगाना था जिसका विचारधारा बीजेपी से अलग हो, वहां पर नहीं जुटी। पूरे रिपोर्ट कार्ड में इनको सरल ऐप पे सर जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उनको सरल ऐप पे फॉर्म का सबमिशन करना, यही सारा जो रिपोर्ट कार्ड है ये सभी सांसदों का टिकट तय करता। लेकिन इसी के चलते जब ये सारी खामियां पाई गई हैं और यही एक वजह है कि जनसंपर्क अभियान को भी एक्सटेंशन दे दिया गया, उसकी तारीख 18 जुलाई कर दी है ताकि जो कमी पेशी रह गई है उसको पूरा कर दिया जाए। जिस तरीके से बैठकें नहीं हुई, विशिष्ट लोगों को नहीं जुटा पाए, तो ये खामियां कहीं ना कहीं जरूर पाई गई और खासकर भारतीय जनता पार्टी अब उन 14 सीटों को लेकर के भी बहुत ज्यादा संजीदा हो गई है जो वो पहले चुनाव में हार गई थी। और एक यही वजह है कि अब एक लेवल डिसाइड कर दिया है कि जिनका कैरेक्टर सही नहीं है, जो अभद्र भाषण देते हैं, उन सबको इस लिस्ट से हटाया जाए, साथ ही जिनकी जो उम्र सीमा है 75 से ज्यादा है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से चाह रही है कि युवाओं को आगे लाए। तो एक तरह से ये बात ठीक है निकिता, हमारे साथ सांसद जी भी हैं, सांसद जी से भी सवाल लेते हैं। सांसद जी, आपको आवाज आ रही है? जरा अपना कैमरा ठीक करें। सांसद जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। पकौड़ी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका स्पीकर बंद है, अपने आप को अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है आपको सांसद जी? अब सांसद जी हमारे साथ जुड़ तो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्या आपको आवाज आ रही है पकौड़ी लाल जी? हाँ जी जी। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है अपना दल, आप मिर्जापुर के बगल से चुनाव लोकसभा का लड़े थे, इस बार क्या स्थिति है? क्या अनुप्रिया जी ने आपको आश्वासन दिया है कि आप एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? नहीं भैया, वहां तो कोई चर्चा नहीं हुआ, अभी तो यथावत हैं और संभावना भी है कि यथावत रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या क्या तैयारी कर रखी है, मतलब अपना दल को कैसे आप जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कैसे सहयोग करेंगे? क्योंकि इस बार जो है कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राजभर एक साथ आने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अलग से ताल ठोक रहे हैं, वो थर्ड फ्रंट में जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के साथ अपना दल किस तरह से सहयोग करेगा, कैसे आप सहयोगी के रूप में नजर आएंगे? देखिए, अभी अभी एक उपचुनाव हुआ है जी, थोड़े दिन पहले, हाँ, और उसमें से सभी लोग मिल गए थे, सपा, बसपा
और सभी लोग मिल गए थे। लेकिन फिर भी अगले बार भी चुनाव हुआ था, सपा बसपा गठबंधन से लड़े थे, फिर चुनाव भाजपा जीती थी। अब की बार भी अगर वो मिल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए के गठबंधन को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब एक तो आपका गठबंधन बेहद मजबूत है, अपना दल के साथ भाजपा का गठजोड़ बहुत मजबूत है, लेकिन मैं दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने सहयोगी दलों से ये कहा है कि हम किसी ऐसे आदमी को टिकट नहीं देना चाहते हैं जो विवादों के घेरे में रहते हैं। आप भी अक्सर विवादों में आ जाते हैं सांसद जी। नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है, अस्थायी कोई विवाद नहीं है। अच्छा, अस्थायी विवाद नहीं है, वो कभी कभी झटके में हो जाता है, क्यों? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आपका है। एक ऑडियो वायरल हो गया था, उसको लेके बड़ी चर्चा हुई। वो वो चर्चा बहुत पुराना था, वो बीती बात बताया गया था, और कोई वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वर्तमान में होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग मन से लग करके पूरे मन से लग करके जिताने का काम किए। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब सारे की विवाद अब समाप्त हो गए हैं, अब नए सिरे से जो है मुझे लगता है कि अपना दल और भाजपा जो है अपने सांसदों को जिताएगी, यही कहना चाहते हैं आप ना? जी हाँ, मन लगा के, और ये गठबंधन और मजबूत हुआ है और मजबूत होगा। अच्छा, क्योंकि चलिए अभी जो हमारे साथ सुब्रत पाठक जी भी जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुब्रत जी, ये बताइए कि इधर जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रम आपको संसदीय क्षेत्र में करना था, तो आप एक बार जरा विस्तार से बताइए कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपने किए, खास तौर पे सोशल मीडिया को लेके जो करना था, इन्फ्लुएंसर्स को जो बुलाना था, और उसके अलावा जो 10,000 लोगों की जो भीड़ इकट्ठा करनी थी, तो क्या क्या कार्यक्रम आपने कर दिए और आपकी तैयारी सांसदीय क्षेत्र की कैसी चल रही है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपना काम कर, और बीच बीच में इस प्रकार के अभियान आते हैं। तो ये सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर अभियान था, और इस अभियान में कई प्रकार के कार्यक्रम थे, तो जिसमें पूरी पार्टी लग के कर रही थी। कहीं पर सांसदों को पहुंचना था, कहीं विधायक को पहुंचना था, कहीं अन्य वरिष्ठ लोगों को पहुंचना था। उसमें बहुत से कार्यक्रम थे, टिफिन बैठक थी, रैली थी, उसमें प्रबुद्धजन का एक बैठक थी, व्यापारी की बैठक थी, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक थी। इसके अतिरिक्त और भी इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम थे। तो लाभार्थियों का सम्मेलन था। तो वो सारे कार्यक्रम पार्टी के निर्देश पर सभी लोगों ने अपने समय से पूरे किए हैं। अब संपर्क से समर्थन अभियान चल रहा है, और डोर टू डोर अपना जन समर्थन जनसंपर्क अभियान भी पार्टी का चल रहा है। तो इसमें एक बूथ स्तर से लेकर और बड़े स्तर तक सभी कार्यकर्ता इस अभियान ने अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अच्छा सुब्रत जी, ये मुझे बताइए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई हम भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, दिख भी रहा होगा आपको कि भाई ओम प्रकाश राजभर से बातचीत हो रही है, केशव देव मौर्य से अलग बातचीत हो रही होगी, लोकदल से बातचीत हो रही है, क्योंकि आप पदाधिकारी भी हैं और राजनीति को बड़े नज़दीक से समझते हैं। कन्नौज जैसी जगह से चुनाव आप लड़के जीते हैं, बहुत सारे लोगों के टिकट बदलने की भी बात हो रही है। सुब्रत जी, कहा जा रहा है कि जिनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा, जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई थी उन्होंने नहीं निभाई, खासतौर पे नगर निकाय के चुनाव में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे आप लोग हार गए जहां पे आपको जीतना चाहिए था। ऐसे लोगों पे भी नजर बना के रखी गई है, सहयोगी दलों पर भी नजर बना के रखी गई है। सुब्रत जी, देखो, ऐसा है ना कि पार्टी ये कोई लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, और जो विचारों से चलता है, और फिर इसके बाद इसको नेतृत्व तय करता है कि इसको सब कार्यकर्ता है, सबको जिम्मेदारी मिलती है। जिम्मेदारी के नाते कोई संगठन में काम करता है तो कोई चुनाव लड़ता है, तो सबका एक अपना अलग अलग विषय है। तो पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करता है, तो पार्टी तय करती है, और जो पार्टी तय करेगी, जो रोड मैप होगा उस पर सब लोग चलेंगे। चलिए सुब्रत जी, हम लोग आगे फिर से बात करेंगे और आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कन्नौज में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे चीज़ों में सुधार करने की जरूरत है। चलते हैं अपनी साथी निकिता सरीन के पास। निकिता, मुझे ये बताइए आप कि
कौन कौन सी खास सीटों पे एक तो नजर है, और दूसरी आने वाले दिनों में जिस तरीके से आज मैं देख रहा था कि भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ में अभियान में गए थे, उसके अलावा मैं ये देखता हूं कि दोनों डिप्टी सीएम लगातार अभियान में लगे रहते हैं, अलग अलग जगहों पे जो है लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। तो किस किस खास बातों का ध्यान रख रही है? कमजोर सीटों की पहचान की जा चुकी है, इसके अलावा और भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से सांसदों के टिकट कटने पे तलवार लटकी हुई है? देखिए, बिल्कुल है, जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम और अगर मैं स्टेट प्रेसिडेंट की बात करूं तो अलग अलग ये दौरों पर बिल्कुल लग रहे हैं। और जिस तरीके से नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की अगर बात करूं तो वो भी एक हाल ही में मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें अलायंस की जरूर कहीं ना कहीं बात होगी। और इसमें अनुप्रिया पटेल के साथ साथ और जितने भी अलग रोड मैप बन सकते हैं क्या और पार्टियों के बीच में चल रहा है, किसको बीजेपी लाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो, ये देखने की बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आज भी देखा होगा ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट पे नहीं टिकते हैं और उन्होंने ये भी बोला कि हम औपचारिक मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ जहां पर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूर्वांचल से ऑलरेडी लोकसभा चुनाव की हुंकार भर दी है, वहीं जिस तरीके से जेपी नड्डा की अगर मैं बात करूं तो वो भी इस आने वाली 14 तारीख को अवध क्षेत्र से हुंकार भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 14 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बढ़त बनाए, लेकिन ऐसी कई सीट है, कह सकते हैं 10 से 11 ऐसी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को डर अभी भी बरकरार है, अभी भी बना है। और वो एनडीए की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अमित शाह हमेशा से संजीदा किस्से आए हैं और जिस तरीके से निषाद पार्टी के भी प्रोग्राम में अपना दल के प्रोग्राम में आए थे, निषाद पार्टी का जो प्रोग्राम होने वाला है 31 जुलाई को, जिसे 31 अगस्त को, जिसे खुद संजय निषाद उसमें मौजूद होंगे, उसमें भी शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और जिस बेसिस पे ये टिकट काटने की बात हो रही है, इसमें 30% ऐसे टिकट्स हैं जो कट सकते हैं, अभी रिवील नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा है। 75 प्लस के लोग और जिनका कैरेक्टर एकदम साफ सुथरा है, उन्हीं को टिकट देने की तैयारी हो रही है। साथ ही अब आप देख सकते हैं राहुल गांधी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी किसान के मुद्दे उठाना शुरू कर दिया है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, चाहे ऐसा जो अड़चने डाले और उनको कहीं ना कहीं सीटें मिलने में प्रॉब्लम हो, तो किसान से बैठ करके उनका फीडबैक लेना, जो प्रधानमंत्री की नीति है इस पे वर्कआउट करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है, क्योंकि वो कहीं से भी आगामी लोकसभा चुनाव में ढिलाई नहीं मैं पैदा समझता हूँ करना कि जो सांसद और जो नेता हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, वो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। पकौड़ी लाल जी, ये बताइए कि पिछली बार तो आप लोगों को 2 सीटें दी गई थी, जो मुझे याद है। बनारस के आसपास कई सारी ऐसी सीटें हैं जो बड़ी मतलब कठिन लड़ाई में हैं। भले ही ये दावा किया जाए कि नहीं हम उसको जीत जाएंगे, यानी आप एनडीए जो जीतने का दावा करे, आपकी सोनभद्र वाली सीट है, आपके बगल में भदोही की सीट है, उसके अलावा आप चंदौली चले जाइए, गाजीपुर आप ऑलरेडी हारे हुए थे, उसके अलावा आप देखिए जौनपुर आपकी सीट आपके पास नहीं थी। तो पूर्वांचल को अगर हम देखें पकौड़ी लाल जी, तो आपके लिए लड़ाई बड़ी आसान नहीं है। सांसद जी, ना ही क्षेत्र में हमारे चाहे बीजेपी के पदाधिकारी हो या चाहे अपना दल के हो या चाहे जात पार्टी के हो, और पूरी ताकत से है और ये एकजुट है। लेकिन ऐसा नहीं लगा इस बार कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार जो कि कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता हैं, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार पूरी ताकत लगाएंगे, जदयू के कई लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले तो चर्चा यहां तक चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो कौशाम्बी से चुनाव लड़ेंगे, और उसके अलावा बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर से जदयू के टिकट पे अपना हाथ आजमाएंगे। उसके अलावा प्रतापगढ़ में भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि अपना दल के लिए लड़ाई बड़ी कठिन हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है कि सारा मामला ठीक है, अनुप्रिया जी सब संभाल लेंगी? निकिता, आपको क्या लगता है कि ये निषाद पार्टी
उसके अलावा राजभर जो कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि उनकी डील बेहतर हो जाए, उसमें लगातार लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो वो भी एक तरफ बिरयानी खाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सूट पहनने की बात करते हैं। ऐसे में हम क्या कयास लगाएं, क्योंकि जो लोग नए आएंगे उनको भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना होगा और वो अपने ही सांसदों का टिकट कटेगा तभी तो उनको टिकट मिलेगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों पे तलवार लटक जाएगी। मुझे लगता है पश्चिम में भी, पूरब में भी और खासतौर पे पूर्वांचल में भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आरएलडी की बात करूं तो आरएलडी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से अलायंस कट करना चाह रही है, लेकिन अभी पूरे तौर पर वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े बयान आरएलडी की तरफ से भी आ रहे हैं कि अखिलेश के साथ अलाइन करके, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, सारा फायदा समाजवादी पार्टी को हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहें। लेकिन अगर मैं रालोद की बात करूं तो जयंत चौधरी की अगर मैं बात करूं तो वो साफ तौर पर ये भी कहते हैं कि बीजेपी की तरफ हम नहीं जाएंगे, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी पत्ते खोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सीटों की मांग करें तो जिस तरीके से पूर्वांचल के साथ अगर ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करते हैं तो फायदा जरूर कहीं ना कहीं जरूर को मिल सकता है। अच्छा निकिता, एक और सवाल है, एक और सवाल बहुत इस समय हवा में तैर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार में कैबिनेट में चेंजेस होने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई लोगों के नाम कट सकते हैं, नए लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी क्या कुछ सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज कैबिनेट बैठक फिर से हुई थी और खुद मुख्यमंत्री ने अपने प्रेजेंस में कैबिनेट मीटिंग ली थी जिसमें तमाम प्रपोजल्स आए थे। लेकिन अभी जो साफ तौर पर मुद्दा है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर के है और इसके पहले काफी चेंजेस होने की बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि चेंजेस आएंगे, बड़े चेहरे होंगे, चाहे वो बीजेपी में। चलिए निकिता, आप इस पे नजर बना के रखिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार में अगर चेंजेस होते हैं तो उसमें जातिगत समीकरण के साथ साथ परफॉर्मेंस का भी बहुत विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, देश के अन्य कई सारे इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसको लेके मैंने बात की, जो अफसर जिनको ड्यूटी लगाई गई है उनसे बात की है, उनसे विस्तार से बात होगी छोटे से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। मेरे साथ अदिति उमराव जी जुड़ी हैं जो कि इस समय इमरजेंसी की इंचार्ज हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन की। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ के हालात हैं उस पर नजर बना के रखी हुई हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कितने जिले ऐसे हैं जो हाई अलर्ट मोड पे हैं, वहां पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, उसके अलावा और कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे जनता को राहत मिले। अदिति जी बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जो हाई अलर्ट पे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र के जनपद हैं उनमें विशेष रूप से, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही वर्षा हुई है, सामान्य वर्षा है, कहीं पर थोड़ी अधिक है, बट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में काफी वर्षा हुई है। और उत्तराखंड में भी चूंकि काफी वर्षा हुई है तो यमुना में पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ रहा है और गंगा में भी पानी का स्तर थोड़ा ज्यादा है। और अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जैसे अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बिजनौर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में काफी भारी वर्षा के लिए हाई अलर्ट किया हुआ है। उसके बाद के अगले 24 घंटों के लिए श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा बताई गई है। इसके अलावा ये 12/7 से 13/7 के बीच में होगा और फिर 13/7 से 14/7 के बीच में वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और आसपास के इलाकों के लिए। तो ये जो हाई अलर्ट है जो मौसम विभाग ने भिन्न भिन्न जनपदों के लिए दिया हुआ है
ये हम लगातार हमने एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग पोर्टल उत्तर प्रदेश में संचालित है, जिसमें तमाम जन समुदाय के नंबर, स्थानीय लेखपाल के, स्थानीय कर्मियों के, ग्राम प्रधानों के, तमाम जनप्रतिनिधियों के नंबर उसमें, और अग्रणी कृषकों के उसमें नंबर ऑलरेडी फीडेड हैं उस पोर्टल में। तो जैसे ही मौसम विभाग कोई हाई अलर्ट जारी करता है, तत्काल हमारा सॉफ्टवेयर उन नंबर्स पर जो संबंधित जनपद के लोग होते हैं, सभी को नहीं, जो संबंधित जनपद के लोग हैं उनको हाई अलर्ट की सूचना भी दे देता है। न सिर्फ सूचना देता है, पूर्व चेतावनी देता है, बल्कि उन्हें यह भी बताता है कि ऐसी परिस्थिति होगी, वज्रपात होने वाला है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर बाढ़ आने वाली है या अतिवृष्टि होने वाली तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग पोर्टल है जो हम लोगों ने संचालित किया हुआ है, इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले से ही चेतावनी मिल जा रही है। अदिति जी, मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल बाढ़ की वजह से जो मौत हुई है वो पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी है, फिलहाल जो आपके पास डेटा है। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपसे मदद चाहता है, जैसे पोर्टल तो आपने बना दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा कोई नंबर भी है जिसके जरिए लोगों को मदद मिल जाए? उत्तर प्रदेश में जो राहत आयुक्त कार्यालय में एक स्टेट लेवल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, और ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है। लगातार यहाँ पर हम जो विभिन्न बाढ़ से संबंधित या अतिवृष्टि से संबंधित एजेंसीज हैं, जैसे सिंचाई विभाग है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, तमाम जगह से, भारतीय मौसम विभाग, तो हमें जहां जहां से सूचनाएं बाढ़ या वर्षा से संबंधित मिल सकती हैं, उन सभी के पोर्टल्स यहाँ पर खुले हुए रहते हैं। हम यहाँ पर सूचनाएं 24/7 कलेक्ट करते रहते हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता के माध्यम से भी यहाँ पर एक 1070 नंबर टोल फ्री नंबर हमने लगाया हुआ है, और ये 1070 नंबर सभी के लिए ओपन है और 24 घंटे संचालित रहता है, 1070। अगर कोई भी अच्छा, ये बताइए, इसमें आपके साथ बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, जहां हाई अलर्ट मोड है, वहां पे आप लोगों ने कितने नाव, कितने स्टीमर, खाने पीने के इंतजाम, क्या कोई जो लोग पलायन कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पशुओं के साथ, तो कहाँ कहाँ पे शिविर लगे हैं? क्योंकि आपने बताया मुरादाबाद, बिजनौर, उधर हाई अलर्ट जोन है, तो इस तरह की कोई व्यवस्था, उसकी कोई डिटेल है आपके पास क्या? अभी 2 जनपद हैं जहां पर लोगों को विस्थापित किए जाने की आवश्यकता हुई है। सहारनपुर जनपद में 375 लोगों को विस्थापित करके सुरक्षित स्थान पर शरणालय में ले जाया गया है, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर जनपद में भी 250 लोगों को, वहां की 2 तहसीलों में गंगा में अधिक पानी आने के कारण वहां पर एक नदी है, उनकी स्थानीय नदी है, जो बरसाती नदी है, जिसका नाम है सोलानी नदी में काफी पानी आ गया था। इसके कारण 2 तहसीलें हैं वहां पर, जिनके कुछ लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, उनको 200 लोगों को विस्थापित किया गया है। तो इस प्रकार अभी 2 जनपदों में, कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है जहां के सहारनपुर से 375 और मुजफ्फरनगर से 200 लोगों को शरणालय में रखा गया है। शरणालय में रह रहे लोगों के लिए रहने की उचित व्यवस्थाएं, उनके खान पान की, उनके हाइजीन एंड सैनिटेशन की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, और सारी व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगी आपको, एक बहुत ही अभिनव प्रयास हुआ है कि आपदा मित्र बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित किए गए हैं। अब तक लगभग 8000 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है, और उनको एक सेफ्टी किट भी दी गई है। ये आपदा मित्र स्थानीय जन समुदाय के लोग होते हैं, और इनको हम यहाँ पर राज्य स्तर पर बुला करके, जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने इन्हें ट्रेन किया है अपना स्वयं का बचाव करने के लिए और अन्य लोगों का बचाव भी करने के लिए, और इनको एक सेफ्टी किट भी दी गई है। तो उस किट का प्रयोग करके, ये अगर कहीं कोई इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन होती तो वहां पर ये लोग भी वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में नावें लगाई गई हैं। अब तक 2138 बाढ़ चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं। 1744 बाढ़ शरणालय बना लिए गए हैं। यद्यपि संचालित नहीं है, लेकिन पहले से ही ये बने हुए हैं, ताकि जैसे ही इन्हें एक्टिवेट करने की आवश्यकता हो, तुरंत ये रेडी मोड में रहें। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि विस्थापन की आवश्यकता सिर्फ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के ही कुछ घरों में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वहीं पर
हुआ है। लेकिन हमारी सारी मशीनरी हाई अलर्ट मोड पर है, सारी मशीनरी एकदम रेडी टू मूव है। हमने 7976 नामों 7976 नामें चिन्हित की हुई हैं। ये नामें लगातार एक्टिव हैं फील्ड में। तो इस तरीके से हमने पूरा जो अभी तक हमने सचेत पोर्टल है जिसको कि 33.5 करोड़ लोगों ने जिसके माध्यम से मैसेजेस रिसीव किए हैं, हाई अलर्ट के मैसेजेस जो हम बता रहे हैं। तो कम्युनिटी तक संचार करने का, अपना अलर्ट की जानकारी देने का, उनको राहत एवं बचाव करने के हमने पूरे इंतजाम पहले से कर रखे हैं। और यही कारण है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति जो नियंत्रण से बाहर हो, ऐसी कहीं भी कोई स्थिति नहीं है। जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप हाई अलर्ट मोड पे रहेंगी और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के जहाँ पे भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, आपके जो लोग हैं जिनको लगाया गया है वो अच्छा काम करेंगे और किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हम लोग फिर से संपर्क करेंगे आने वाले दिनों में जिससे कि आपकी बात हम जनता तक पहुंचा सकें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। आपने इंडिया न्यूज को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एसोसिएट स्पॉन्सर बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार कर रही है घर का सपना साकार। साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधाएं भी मिल रही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दिया है, मैं आज थोड़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कर रही साकार डबल इंजन की सरकार। राजेश, थोड़े पैसे चाहिए थे यार। कल ही मिनी की शादी के लिए ना गोल्ड खरीदा है। मिनी? पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। सवाल उठे, एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस सब तक कैसे पहुंचेगी? हमने पहुंचा दी। कहा तो ये भी गया पैकेज फूड बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए जी, हम मान्यवर कांसीराम जी के चेला हैं। कांसीराम जी ने जो आंदोलन चलाया वो बार बार कहा करते थे कि सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा बन गया, तो अनुसूचित वर्ग को भी बनना चाहिए। तो उसमें मायावती जी फिट बैठती हैं मान्यवर कांसीराम जी के विचार पर, सोच पर। चूंकि 13 प्रांतों में इनकी पार्टी का जनाधार है और राष्ट्रीय पार्टी है, और एक एमएलए यूपी में तब भी 12.5% वोट है। सवाल 12.5% वोट से तो ओम प्रकाश जी, सवाल 12.5% वोट का मामला तो है ही है, लेकिन सवाल तो यहाँ नंबर का है ना। आपने लोकसभा में देखा कि मायावती जी कितने नंबर पे पहुंच गई, अखिलेश यादव की क्या स्थिति हो गई है ना, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये गुणा और गणित तो आप बड़े नजदीक से देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाईली पॉलिटिकल आप आदमी हैं, हम लोग से भी मिलते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, कौन सी ऐसी राजनीति की बात जो है वो अरविंद जी से पता चल जाए। तो मैं आपसे जरा कुछ समझना चाहता हूं ओम प्रकाश जी कि ये जो बहुजन समाज पार्टी
को लेके आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है? क्योंकि आप बात तो साफ साफ करते हैं, तो तनी हमें ही बता देना कि का चलत हो, कासे की अभी तक की समझ में हमें नहीं आओ था, हम समझ नहीं पाओ थी। तोरे राजनीति के देख के हमें इतना तो समझ में आवला कि कुछ तो चलत हो, कासे कि आप तो बिना उसके कहीं ना जाएं। तो जी देखिए, हम जौन चलावत है वो बिहार में 7 अक्टूबर के वंचित शोषित जागरण महारैली करब, और वही रैली में हम घोषणा करब कि केकरे संगे हमार समझौता हुई। इधर जुलाई भर हम जौन हो पार्टी का संगठन का समीक्षा करत है, और जुलाई के बाद 2 महीना हम बड़ियार नेतन से मिलब, और मिल के तय कर ले, तय करके 7 अक्टूबर के घोषणा करब। तो बरियार नेता में के रही ओम प्रकाश जी? अब बरियार नेता अब जे बा सबसे मिलब। अरे वो तो जब से आप अखिलेश यादव से अलग हुए हैं तब से लगातार आप बरियार नेताओं से मिल ही रहे हैं, लगातार आपकी बातचीत हो ही रही है, अपना सुझाव दे ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बच क्या गया है, अब तो निर्णय लेने का वक्त है। अब तो मुझे लगता है कि अब, क्योंकि देखिए जयंत चौधरी का रुख भी हम देख रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम सूट पहन लें, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम बिरयानी खा लें। सवाल ये कि वो बिरयानी खाना चाहते हैं या सूट पहनना चाहते हैं, ये वो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। और आप लगातार ये आवाज लगा रहे थे कि भाई जयंत चौधरी आ जाएं, कांग्रेस आ जाए, बहुजन समाज पार्टी आ जाए, सुभाषपा आ जाए, तो 70 सीटें आप जीत जाएंगे। यही तो आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था। आज भी कह रहा हूं। नहीं, आज तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल उस बात पे हम अपने कायम हैं। लेकिन सवाल है कि जयंत चौधरी तो कुछ और ही सोच रहे हैं ना ओम प्रकाश जी। जयंत चौधरी तो कहीं और जाना चाहते हैं, वो तो सूट पहनना चाहते हैं। भाई देखिए, जब अखिलेश जी सूट नहीं पहराएंगे, अखिलेश जी मायावती जी से, सोनिया जी से गठबंधन नहीं करेंगे, जयंत जी से नहीं करेंगे, राजभर से नहीं करेंगे, तो फिर कोई ना कोई बात तो होगी ही। तो आपकी बात नहीं हो रही है जयंत चौधरी से? आपने फोन ऑन किया जयंत चौधरी को? 7 अक्टूबर को बताएंगे। अरे आज भी तो कुछ बता देना। इतना दिन बाद, हमन का 2-4 दिन 5 दिन बाद बात होता तो कुछ तो बतेबा नहीं तो कैसे आगे बढ़ी बात? बातों तो आगे बढ़े चाहिए ना भाई। मायावती जी का आप रोज नाम ले रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि बात हमारे नहीं, हमें ये बताइए कि बहन जी से आपकी कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई, उनके भतीजे आकाश आनंद से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई, सतीश मिश्रा जी से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई? क्योंकि देखिए ऐसा है कि डफली पीटने से तो काम नहीं बनेगा कि नहीं मायावती जी नेता बन जाए। भाई ये तो सभी लोग जानते हैं कि उनके पास 12.5% वोट है। ये लोग सभी जानते हैं कि 13 राज्यों में उनके बिखरे हुए वोट हैं, लेकिन उनको किसी का साथ चाहिए ना। अकेले क्या होगा उसका, उस वोट का? देखिए, इसी नाते जयंत जी जो परेशान हैं, जयंत जी भी यही बात कह रहे हैं कि सभी विपक्षी एकजुट हों। अगर सभी विपक्षी को एकजुट नहीं करेंगे तो फिर तो मामला तो दूसरा होगा ही। तो मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब सभी विपक्षी एकजुट नहीं हो रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर जो इतना माहौल बना रहे हैं, इतने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पटना में रैली करने जा रहे हैं, तो एकर कोई मतलब तो भैल नहीं। अब तो मतलब निकाले का बात है ना। मतलब कैसे निकली हम ही समझल चाहते कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी आपको चाहती है कि आप उनके साथी हो जाइए। अभी मैं राकेश सचान का बयान सुन रहा था कि सिर्फ दिनों की बात है, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ होंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार में कैबिनेट में रिसफल होने जा रहा है। क्या आप उसके दावेदार हैं? नहीं, देखिए, आपकी मुस्कुराहट के पीछे ओम प्रकाश जी आप जो हंसते हैं ना, तो बहुत सारे फिल्मी हीरो और मतलब उनकी याद दिला देते हैं मुझे। आपकी हंसी के पीछे जो राज रहता है वो लोग राज समझ नहीं पाते हैं। नहीं, देखिए, अभी सच्चाई है कि हमारी किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है, और बात होगी तो हम आप लोगों से बताएंगे। ऐसा नहीं है, हम किसी से मिलते हैं बता देते हैं।
नहीं ओम प्रकाश जी, मेरे पास देखिए, मेरे पास तो देखिए ओम प्रकाश जी, बड़े नेताओं से मिलेंगे। मेरे पास जानकारी है कि आपकी किससे बात हुई है, वो जानकारी अरविंद चतुर्वेदी के पास है। मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति से आपकी बात आई है, नाम कोई जरूरत नहीं, मैं भी नहीं खुलासा करता हूं, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है। मुझे ये बताइए कि बात कितनी आगे बढ़ रही है, क्यों फंसी हुई है? बातें नहीं शुरू हुई तो बात कहां फंसी है? नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, बात तो शुरू हो गई जिस दिन आपने वायु श्रेणी की सुरक्षा ले ली, बात तो उसी दिन शुरू हो गई। जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपने वोट डाल दिया, बात तो उसी दिन शुरू हो गई। भाई अखिलेश यादव की यही तो नाराजगी है ओम प्रकाश जी। उनको लगता है कि भाई वो आपके साथ थे, आप जब उनसे अलग हुए तो आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। सवाल तो यही है कि एक तरफ आप विपक्ष की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो प्रश्न क्या, लोग देख रहे हैं इस बात को। तो यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि भाई आप क्यों दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं? देखिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी को भ्रम है, वो राष्ट्रपति के चुनाव के पहले ही जो विधानसभा के चुनाव थे, उन्होंने जब समझौता किया तो कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाइए अपने सिंबल पे। हमने कहा भैया यही गठबंधन होता है, आप जो भी 10 सीट 12 सीट 15 सीट देना चाहते हैं वो दे दीजिए, हम हमारे पार्टी में जो नेता वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा प्रत्याशी होगा सिंबल आपका होगा। विवाद वहां से शुरू हुआ। अब वो विवाद होते होते आजमगढ़ बाई इलेक्शन आपने देखा कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हम 300 नेताओं को लेकर वहां लड़ रहा था, और मैं इनको 10 बार फोन किया कि आप आकर के सभा कर दीजिए, तो कहा नहीं नहीं, हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं, आप परेशान मत होइए, आप जो कर रहे हैं करिए। चुनाव हार गए तो बदनामी तो समाजवादी पार्टी और हमारी भी तो हुई, उसमें हम सहयोगी दल थे। उसके बाद हमने यही बयान दिया कि भाई एसी से बाहर निकल करके आंदोलन को चलाइए। ये बात उनको लगा कि हमको ये सलाह देने वाले कौन है, हमारे दल में किसी नेता की औकात नहीं हमारे सामने बोलने की, और ये हम हमारे सामने बोलते हैं। यही पीड़ा अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव जी को एक दूसरी पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी किसी को पिछड़े को नेता नहीं बनने देना चाहती है। आपने देखा कि सदन के अंदर केशव मौर्य के साथ जिस तरह की लड़ाई किए, ओम प्रकाश राजभर के साथ जो बोलते हैं, जो बात संजय निषाद के लिए बोलते हैं, जो अनुप्रिया पटेल के लिए बोलते हैं, पिछड़ों के खाली वही नेता रहेंगे और नेता नहीं बन सकते। अरे भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो गले लगा लिया ना उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य को गले लगा लिया, दारा सिंह चौहान उनके साथ हैं। कहा पाया, शायद ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं गया होता तो 47 से नीचे आ गए होते। अच्छा चलिए, खैर अखिलेश यादव और आपका मामला तो देखिए जग जाहिर है। मुझे ये बताइए कि ब्रिजेश पाठक जी ने क्या नाश्ता कराया आपको और क्या कहा? हम उनसे कहते हैं कुछ खिलाओ, खिला ही नहीं रहे हैं। देखिए अभी आपने मुद्दे की बात की है ना, तो क्या आपने मतलब अब क्या आप थाली खाना चाहते हैं कि आप सिर्फ नाश्ते से काम चलाना चाहते हैं, कि आप पूरा जो है चाहते हैं कि आपको एक दिन का पूरा जो है भोजन कराएं तब बात बनेगी? सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का डिनर। अरे इस समय सीजन चल रहा है आम का। नहीं, आम तो खिला रहे हैं ब्रिजेश पाठक जी भाई, ये जानकारी है मुझे। नहीं, हमको तो नहीं खिलाए। अब मुझे आप ओम प्रकाश जी, अब मुझे ये बताइए, हम उनसे कहेंगे। हाँ नहीं, मैं भी उनसे कहूंगा कि भाई ओम प्रकाश जी के लिए खास आम जो है वो उसका इंतजाम करिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो केंद्र वाला आम है उसको लेके क्या हो रहा है ओम प्रकाश जी? क्या आप भारतीय जनता पार्टी में आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग ये कैमरे पे बात कर रहे हैं, देखिए हम दिल्ली फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा ओम प्रकाश जी। ये हम लोग कैमरे पे बात कर रहे हैं और आज हम लोग बहुत साफ बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता नहीं, आपका आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ नहीं होगा? देखिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है महाराज। तो मैं यही तो दरवाजा खुलल बा, तो हम यह तो पूछा थी तो से चाहे जे आवे जाए, कोनो रोक नहीं खान। नहीं तो तुरे खटिया पे के बैठी हम ही जानल चाहते ही, चारपाई पे बैठे के जगह के मिली, ये हमारा सवाल हो। बैठे कोनो रोक नहीं हो। ना देखा, ये हमारी बात का आप सीधा जवाब जगह हो आप। नहीं, हम देखिए सीधा सवाल पूछना चाह रहे हैं
कि भाई ये 3rd फ्रंट की कवायद चल रही है, ओम प्रकाश राजभर जी का झुकाव उधर है, वो उधर जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए में जाएंगे? मेरा सवाल सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। देखिए, अभी किसी से कोई बातें नहीं तय है तो हम का जवाब हाँ या ना में दें? अरे कुछ विचार किए होंगे, कुछ सोचे होंगे। ऐसी कोई बात अभी न विचार किए न सोच करेंगे, 7 अक्टूबर को फाइनल करेंगे। चलिए ओम प्रकाश जी, आपने इंडिया न्यूज से बात की, हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन यह है कि आपने ये कहा कि आपके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। ब्रिजेश पाठक आपको भरपूर खाना नहीं खिला रहे हैं। मैं समझता हूं कि खाने को लेकर कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है और उसी बात को शायद ब्रिजेश पाठक केंद्र को पहुंचाएं। देखते हैं क्या क्या खाने के लिए मिलता है। कितनी सीटें आपने कही हैं? अब आप कुछ बताना ही नहीं चाहते, कुछ बतावा तब तो आगे बतिया बढ़े। का बताई, कोनो बतिया नहीं भइल बा, सीट का समझौता कोनो पहले नहीं बता, का बताई? अच्छा, तोरे अगर मन में कौन कौन संसदीय कौन कौन चाहत हुआ, मतलब कहां कहां से तोके टिकट मिल जाए? गाजीपुर से कोई के मिले, मऊ से मिल जाए या कहीं और से, बलिया से? 80 लोकसभा सीट में जहां भी समझौता जिससे करेंगे, हाँ, तो 80 में से जो सीटें मिलने लायक होगी वही लेंगे। नहीं, कितना मांगत हुआ तू? हम कहा मांगत भाई, समझौता होता नहीं बा कोई से, तो मांगब कैसे? नहीं, हम ही मानने के लिए तैयार नहीं हो प्रकाश जी। बातचीत तो कहीं ना कहीं हो रही है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आगे हम लोग जब बात करेंगे तो बड़ी साफ साफ बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ साफ साफ बताएंगे, क्योंकि बिना साफ साफ बताए बात आगे बढ़ेगी नहीं। कुछ साफ बता नहीं रहे आप, यही बड़ा मेरे लिए बड़ा जो है चिंता का विषय है। कुछ एक आध लाइन कम से कम बताते। आप साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, कुछ तो बताते कि नहीं हमारा मन तो ये कर रहा है पर मन का हो नहीं रहा है। 7 अक्टूबर को बताएंगे सब फाइनल। तो मतलब हमें लगा था कि काने में बतईबा, वही टीवी कैमरा पे ना बतईबा, है ना? नहीं ना, आइए चाय पिए एक दिन बैठ के तो बतावें। अच्छा, चलिए मैं आता हूं। चलिए, आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उम्मीद करेंगे कि फिर से हमारी बात होगी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट बात होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई है। लगातार उसकी बैठकें, मीटिंग्स जारी हैं। भारत सरकार यानी कैबिनेट में रिसफल की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि कई लोगों के जो है टिकट भी कट सकते हैं सांसदी में। उसके अलावा कई लोगों का मंत्रिमंडल भी परिवर्तित हो सकता है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आखिर क्या महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आपको हम खबरें बता देते हैं। लखनऊ में जो है योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। कैबिनेट मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास। 500 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट चलेंगे।